तो ईएमआई चैप्टर हमने खत्म कर दिया। अब इंशाल्लाह आज से हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 13, और उसका नाम है एसी सर्किट्स। तो हमारा नया चैप्टर चैप्टर 13 एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक का नाम है डीसी और दूसरे का नाम है एसी। डीसी डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम इन दो तरीकों से कर सकते हैं। अब हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है, कुछ डीसी पर काम करते हैं और कुछ एसी पे काम। जितने भी सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो सब डीसी पे काम करते हैं। जैसा हमारा कंप्यूटर, उसके बाद लैपटॉप, ट्रांजिस्टर, रेडियो एटसेट्रा, ये काम करते हैं डीसी पर। और एसी पर काम करने वाले हैं, जैसा फ्रिज हो गया, आपका एयर कंडीशनिंग हो गया, एयर कंडीशनर्स, आइए एयर कंडीशनिंग, कौन सा, कॉइल हीटर्स, इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल, या अल्टरनेटिंग करंट पर काम कर, ये चीजें। अब बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों, ये दोनों चीजों में बेसिक डिफरेंस क्या है? मान लीजिए कि मैंने यहां पर आपके सामने एक डीसी पावर सप्लाई रखा और एक इधर एसी पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई है और एसी पावर सप्लाई। तो यहां से ये दो टर्मिनल्स निकल रहे हैं कनेक्शन के लिए। तो डीसी पावर सप्लाई में ये दोनों एंड्स जो है हमेशा के लिए एक पॉजिटिव रहेगा और हमेशा के लिए एक नेगेटिव, यानी ये पोलैरिटी मेंटेन रहेगी, ये पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल कभी भी नेगेटिव टर्मिनल ही रहेगा। जबकि अगर अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, तो तब ये पोलैरिटीज पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटली विद टाइम चेंज होंगे। कोई भी टर्मिनल हमेशा के लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा, कोई भी टर्मिनल हमेशा के लिए नेगेटिव नहीं रहेगा। पीरियोडिकली ये पोलैरिटीज चेंज होंगी, फिक्स टाइम गैप। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। किसी ने पूछा भाई आप एसी डीसी बड़ा बार बार बोल रहे हैं, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई और डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई। तो ये डिफरेंस आपने उनको बता दो कि जो दो एंड रहेंगे, दो सिरे जो रहेंगे पावर सप्लाई के, अगर वो हमेशा के लिए पोलैरिटीज मेंटेन कर रहे हैं तो बोलना वो कौन सा पावर सप्लाई है, इस बात से। और अगर अल्टरनेटिवली पोलैरिटीज एंड के चेंज हो रहे हैं तो पीरियोडिकली उसे कहना आपके लिए अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई।
तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस दोनों में। इस तरह से दो टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी है और ये हमारे डिवाइसेस हैं जो इन दोनों से दोनों पर काम करते हैं। अब होता क्या है कि हमारे घरों का हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है हमारे घर में, ये जो अभी ट्यूबलाइट फैन चल रहे हैं, ये सब कैसे चल रहे हैं? ये सब चल रहे एसी पावर सप्लाई। एसी पावर सप्लाई हमारे को पावर स्टेशन से मिल रहा है और वो हमारे घरों तक पहुंच रहा है। लेकिन आप बोलेंगे सर हम तो यहाँ पर एसी और डीसी दोनों के डिवाइसेस काम करा के ले रहे, फिर ये कैसा? आपको तो मिल रहा है एसी, लेकिन हमारा जो है तो कंप्यूटर भी चल रहा है, लैपटॉप भी चल रहा है, रेडियो भी चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो इनको तो डीसी लगता है। तो इनके अंदर ऑलरेडी एक डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल चार्जिंग आप करते हैं तो आप एडाप्टर लगाते हैं, वो मोबाइल क्या है? एक तरह का एडाप्टर है। उन्हें क्या कर रहा? एक तो वोल्टेज स्टेप डाउन कर रहा और दूसरा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा। तो आपका मोबाइल भी डीसी पे काम करता है। तो ये जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है उसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के जरिए हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसा एसी पावर सप्लाई के सोर्सेज हमने बोल दिए, घर पर जो आगे आपकी वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। लेकिन अगर बैटरी सेल से आने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्योरली रहती है डीसी। जैसे मेरी इस घड़ी में सेल है तो वो सेल क्या है? डीसी, डीसी करंट पे, डायरेक्ट करंट पे, राइट? या फिर बैटरी है, बैटरी, तो बैटरी भी क्या करता है? आपको डीसी ही देता है। अब जैसे सिंबल, किसी ने पूछा आप सर्किट में इनका सिंबल कैसा बताते, तो आपको अभी मैंने बोला सेल, ये सेल ये डीसी पावर सप्लाई का सोर्स है। तो एक बड़ी खड़ी लाइन और एक छोटी खड़ी लाइन बाजू में, और यहां पर हम लिख देते पॉजिटिव। ये हो गया सेल, और ये सेल क्या है? कौन सा पावर सप्लाई है? डीसी पावर। और अगर एसी पावर सप्लाई बताना है तो हमने अभी पिछले उसमें ही देखा, एसी जनरेटर का हमने इस्तेमाल किया। इस तरह से हम ये ऐसा, ये सिंबल एसी के लिए, ये सिंबल एसी के लिए और ये सिंबल डीसी। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारे घरों में क्या आ रही है? एसी पावर सप्लाई। क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी? 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वो जो दो पॉइंट्स है पावर सप्लाई, तो अल्टरनेटली ये पॉजिटिव नेगेटिव एक सेकंड में कितने बार हो गए? 50 बार। जब आप बोलोगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज। हमारे अंदर जो ये एसी करंट आ रहा। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि ये जो एसी पावर सप्लाई है इनको हम अलग अलग कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लगाएंगे और उसके बदले में हमें क्या करंट मिल रहा है वो हम देने वाले हैं। तो अगर आपके पास एसी सर्किट्स है तो आमतौर पर आपको कैपेसिटर मिल जाएगा, आपको इंडक्टर मिल जाएगा, रेजिस्टर मिल जाएंगे। ये सारे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को हम ये एसी पावर सप्लाई देंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है एसी सर्किट्स। तो हम इन चीजों को, ये एसी पावर सप्लाई देखकर देखेंगे कि क्या मामला है करंट का और वोल्टेज का। फिर हम ये देखेंगे कि पावर कितना जनरेट हो रहा। अगर आपने कैपेसिटर को एसी दिया, आपने इंडक्टर को एसी दिया, आपने रेजिस्टर को एसी दिया, तो पावर कितना जनरेट हो रहा, कंजम्पशन हो रहा पावर का, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आखिर में हम ऑसिलेटर्स पर जाएंगे
फिर सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस होगा स्ट्रक्चर में, और इस तरह से ये चैप्टर का पूरा आता है। ये चैप्टर का मैंने आपको पूरा बिल्डिंग बता दिया है कि इस तरह से ये चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए इस इंट्रोडक्शन में आपने ये सीखा कि मैं एसी और डीसी में क्या पढ़ा, ये बात आपको पता चल गई। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने चैप्टर 12 में एसी जनरेटर पढ़ा, एसी जनरेटर। तो हमारे चैप्टर का अगला पॉइंट है एसी जनरेटर। इसका स्ट्रक्चर फंक्शन हमने देखा, एक कॉइल रहता है, आजू बाजू मैग्नेट रहता है, वो कॉइल रोटेट होता है दोनों मैग्नेटिक पोल्स में, पूरे एक रोटेशन में पूरी एक एसी साइकिल कंप्लीट होती है, और वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करता है। और वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ किसके साथ चेंज होता है? टाइम के साथ। और उसका इक्वेशन हमने देख चुके, जो ईएमएफ ये एसी जनरेटर प्रोड्यूस करता, वो ईएमएफ का इक्वेशन हमने लिख रखा है पिछले चैप्टर में, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। जब भी आपके सामने अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई लाया जाएगा, आप इस इक्वेशन से शुरू करें। ये है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन, E is equal to E0 sin ओमेगा टी। अच्छा, तो इसमें ये E क्या है? E यानी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अच्छी तरह जान लीजिए, हर चीज को नाम होता है। तो ये जो स्मॉल ई है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। E0 जो है, E0 इसका नाम है, E0 का नाम है पीक ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, या जस्ट आप बोल दीजिए पीक ईएमएफ। और इसमें ये जो ओमेगा टी है, इसमें ये जो ओमेगा टी है, इसको बोल दीजिए आप फेज, इसको बोल दीजिए आप फेज। और इसमें आप देख रहे हैं फेज के अंदर एक टर्म दिख रहा, मतलब दो टर्म्स दिख रहे हैं आपको, तो उसके भी मीनिंग देख लीजिए आप। ये दो टर्म्स जो है, ये जो ओमेगा है इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो टी होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम टी। ये जो टी है ये है इंस्टेंटेनियस टाइम टी, इंस्टेंटेनियस टाइम। ये देखिए, ये है हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन। कोई भी एसी जनरेटर जब वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है तो उसका ईएमएफ इस इक्वेशन द्वारा मिलता है। मतलब किसी भी समय में कोई भी टाइम में अगर मैं गिन रहा कि ईएमएफ कितना है, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज करना। ये ई को बोलना इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मतलब जिस समय मैं गिन रहा हूं उसको। E0 बोलना पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, साइन ओमेगा टी, सब मिला के फेज हो गया, सब मिला के फेज हो गया। अब फेज के अंदर आप जाएंगे तो ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी है जिस समय में आप गिन रहे। मतलब आपने जैसा लेक्चर शुरू हुआ अपना 8 बजे, 8:45 तक चलेगा, जो पावर सप्लाई 8 से 8:45 के लिए चल रहा, तो 8:02 में देखते हैं कि ईएमएफ कितना, आप 8:09 में देखते हैं कितना ईएमएफ। ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ओके, तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने, और ये टाइम वेरिंग है।
क्यों? क्योंकि पीक वैल्यू चेंज नहीं होती। कोई भी पावर सप्लाई मैंने आपके सामने रख दिया, एसी जनरेटर मैंने आपके सामने रख दिया, तो भाई साहब E0 कांस्टेंट रहेगा, पीक वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी। ओमेगा, वो कॉइल जो रोटेट हो रहा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहेगी। फिर बदलना क्या? तो बदलने वाली चीज है टी। टी यानी ये ईएमएफ किसके साथ वैरी हो रहा? टाइम के साथ वैरी हो रहा, यानी ये कैसा है? पीरियोडिक है, पीरियोडिकली ये चेंज हो रहा है। तो अगर हमने, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि हम ये जो एसी है वो किसको लगाएंगे? कैपेसिटर को लगाएंगे, इंडक्टर को लगाएंगे, रजिस्टर को लगाएंगे, फिर देखेंगे कि ऐसा करंट क्या निकल रहा। ये अगर मैंने एसी पावर सप्लाई कैपेसिटर को दिया, इंडक्टर को दिया, रेजिस्टर को दिया, तो कितना करंट फ्लो हो रहा, करंट का इक्वेशन क्या है? तो वो तो डिपेंड करेगा मैं कंपोनेंट कौन सा यूज कर रहा। और अगर मैं करंट का इक्वेशन लिखना चाहूं तो करंट का इक्वेशन रहेगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब अगर मैं पूछूं ये I क्या है, तो आपने बोलना सर ये इंस्टेंटेनियस करंट है। जब आप E बोल रहे थे तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, जब आप I बोल रहे तो इंस्टेंटेनियस करंट। समझो मैंने एसी पावर सप्लाई, मिसाल के तौर पे ये एसी पावर सप्लाई लिया और वो मैंने किसको जोड़ा? मैंने जोड़ा समझो एक रेजिस्टर को। ऐसे ये रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस R है और अब मैं देख रहा कि कितना करंट फ्लो हो रहा, करंट गिन रहा हूं। तो भाई साहब करंट का ये इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा, करंट का इक्वेशन ऐसा रहेगा। तो I क्या रहेगा फिर? इंस्टेंटेनियस करंट। I0 क्या रहेगा? पीक करंट। साइन, साइन है, ओमेगा टी प्लस अल्फा फेज है, राइट? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है जब मैं करंट गिन रहा, जब से शुरू हुआ तब से करंट कितना है। अल्फा, अल्फा को बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये जो नया टर्म आया है इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये जो है ये है फेज डिफरेंस, यानी कि ये दोनों करंट और वोल्टेज में कुछ एंगल का फर्क रहेगा। तो वो जो कुछ एंगल का फर्क रहेगा उसे हम कहेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, तो हम ये इस तरह से ये एसी रेजिस्टर को लगाएंगे, कैपेसिटर को लगाएंगे, इंडक्टर को लगाएंगे, फिर एक साथ तीनों को सीरीज में जोड़ के लगाएंगे एसी पावर सप्लाई और देखेंगे कि करंट का क्या मामला है, करंट का क्या इक्वेशन है, क्या फेज डिफरेंस है या नहीं है। अभी फेज डिफरेंस कितना रहेगा वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा एनालिसिस के बाद। तो ये फेज डिफरेंस एंगल है, वो एंगल 0 डिग्री है या 90 डिग्री है या 180 डिग्री है, इतना अपने को मालूम करना पड़ेगा। एनालिसिस के बाद पता चलेगा जब हम सर्किट्स देखेंगे। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एसी सर्किट्स। किसी ने पूछा क्या एसी सर्किट में क्या करने वाले हैं, तो हम आपने बोला कि मैं एसी पावर सप्लाई लूंगा, एसी पावर सप्लाई लूंगा और पहले मैं सिंपल सर्किट इस्तेमाल करूंगा। जैसे ये एक सिंपल सर्किट होगा, मैंने एसी किसको लगाया? रेजिस्टर। वैसे ही एसी किसको लगाऊंगा? कैपेसिटर को। वैसे एसी किसको लगाऊंगा? इंडक्टर को। ये तीन कंपोनेंट्स आप याद कर लीजिए, तीन कंपोनेंट्स याद कर लीजिए। कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स है? कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर। अगर हम ऑर्डर में जाना चाहे तो पहले हम रेजिस्टर को लगाएंगे, रेजिस्टर को लगाएंगे एसी, और फिर देखेंगे कि करंट का मामला क्या है और कितना फेज डिफरेंस है। फिर हम लगाएंगे किसको? कैपेसिटर को लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम इंडक्टर को लगाएंगे। तो कितने सर्किट हो गए? तीन सर्किट, एक रेजिस्टर वाला,
एक कैपेसिटर वाला और तीसरा इंडक्टर वाला। ये सिंपल सर्किट होगा। ये प्योरली रेजिस्टर रहेगा, प्योरली इंडक्टर रहेगा, प्योरली कैपेसिटर रहेगा। और हम क्या करने वाले क्या है, हम देखेंगे कि हमने ये एसी पावर सप्लाई लगाया तो करंट का क्या मामला है। करंट में मामला क्या है, मतलब फेस कितना आ रहा, ये फेस कितना आ रहा, इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर के बाद। मैं एसी क्या हो रहा है, मैं क्या उससे निकालना चाहता हूं। चलिए, तो इस तरह से हमने जो है तो ये देख लिया कि ये इतने सर्किट्स को हम लगाने वाले हैं। और फिर एक सर्किट ऐसा भी रहेगा, एक सर्किट ऐसा भी रहने वाला है कि जहां पर आप तीनों को एक साथ लगाएंगे सीरीज में, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों को सीरीज में लगाएंगे और एसी पावर सप्लाई, और फिर देखिए कि करंट का क्या मामला है। ओके, अब जरा और करो, ये जो एसी पावर सप्लाई, ये जो एसी जनरेटर जो ईएमएफ दे रहा, ईएमएफ जो दे रहा वो किस शक्ल का दे रहा, मैंने बोल दिया कि वो किसके साथ चेंज हो रहा, किसके साथ चेंज हो रहा है, ये टाइम के साथ, टी। मैं बोल रहा हूं आपको सिर्फ चेंजिंग फैक्टर क्या है, ये टी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है। तो फिर चेंजिंग क्या है, टाइम, यानी टाइम के साथ ये ईएमएफ चेंज होता, वक्त के साथ, वक्त के साथ टी चेंज होगा तो ओमेगा इंटू टी चेंज होगा, ओमेगा टी इंटू टी चेंज होगा तो उसके साथ साइन चेंज होगा। मतलब चेंजिंग वाली क्वांटिटी कितनी है, ये इतनी, ये इतनी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी। और आप जानते हैं साइन की वैल्यू कहां से कहां वेरी होती है, +1 से लेके -2, यानी साइन की वैल्यू आप जानते हैं मैथमेटिकली +1 से 2 -1, यानी हाईएस्ट से लोवेस्ट बोलना, तो बीच में 0 आएंगे, यानी क्या क्या कहां से कहां वैल्यू जाएगी, +1 से जाएगी 0 पे, 0 से जाएगी माइनस, इस तरह ये वेरी होगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि टाइम के साथ वेरी होगी तो आप क्यों ना इसको फिगर में ही देख लो कि ये कैसी वेरी हो रही। तो फिगर ड्रॉ करते हैं हम कि कैसे वेरी हो रही, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं लेकिन फिर भी यहां आपके सामने ड्रॉ किया जा रहा है, आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे ये ओमेगा टी की वैल्यू और यहां पर ले लेंगे ई की वैल्यू। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ई की वैल्यू कहां से कहां वेरी होगी, डिपेंड करेंगी क्या पर, साइन ओमेगा टी पर। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कहां से कहां वेरी हो रही, +1 से -1। तो अगर ये +1 रही तो फिर ई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, +E0। भाई अगर मैं बोल रहा साइन ओमेगा टी की वैल्यू हाईएस्ट +1 है तो फिर ई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, +E0। अरे भाई साहब E0 × 1 तो कितनी हो गई ई की वैल्यू, E0 हाईएस्ट पीक वैल्यू। तो यहां पर हम ले लेंगे E0 +E0 और उतनी ही नेगेटिव भी रहेगी -1, तो ये -E0। और एंगल हम शुरू करेंगे समझो 0 डिग्री से, 0 डिग्री से, फिर हम लेंगे 90 डिग्री जिसको π/2 रेडियन बोलते हैं, फिर पाई रेडियन यानी 180, 3π/2 270, 2π 360, या एंगल की वैल्यू ले लेंगे, साइन के बाद एंगल ही देता, राइट। तो अब अगर हम यहां पर पॉइंट्स प्लॉट करते गए, पॉइंट्स प्लॉट करते गए यहां पर, तो जब 0 है, 0 है तो साइन 0 क्या होता, 0, ओमेगा टी की वैल्यू क्या डाल दो, 0 डाल दो, तो साइन 0 0 होता, मतलब ई की वैल्यू उस समय कितनी रहेगी, 0, यानी पहली वैल्यू क्या आ गई, 0। कब, जब ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, 0, तो साइन 0, साइन 0
0, 0 इंटू ई 0, 0, तो ई की वैल्यू क्या हो गई 0 जब टाइम t 0 है। फिर ओमेगा टी की वैल्यू अगर हमने पाई बाई 2 ली तो साइन पाई बाई 2 क्या डालना, ओमेगा टी हटा के क्या डालना पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90, साइन 90 रहता 1 प्लस 1, फिर ई की वैल्यू क्या हो गई प्लस सी 0, कब पाई बाई 2 के वास्ते, तो यहां पर आ गया ये प्लस ई 0। ऑफकोर्स जब पाई रहेंगी 0, 3 पाई बाई 2 रहेंगी तो माइनस ई 0, और 2 पाई जब रहेगी तो वापस से 0। अब इन पॉइंट्स को आप मिला लो, इन पॉइंट्स को आप मिला लो, तो ये देखिए ये पॉइंट्स मिल रहे हैं इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं कि आधी हाफ साइकिल पॉजिटिव है और आधी हाफ साइकिल नेगेटिव है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। वो अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल रिपीट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्यों, क्योंकि अल्टरनेटली पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल रिपीट हो रहे, आगे जाएंगे तो यही साइकिल आगे रिपीट हुई, तो यहां पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। आधे वक्त के लिए पॉजिटिव रहेगा ईएमएफ और आधे वक्त के लिए, आधे हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहेगा ईएमएफ, मतलब इतने पूरे हिस्से में ईएमएफ क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और इधर के हिस्से में नेगेटिव रहेगा। फिर आगे क्या आएंगे फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होते जा रहा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और ये ईएमएफ अगर करंट के लिए इसी तरह हमने ग्राफ ड्रॉ करें और उसमें भी ऐसी हमको पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रही, तो हम बोलेंगे वो अल्टरनेटिंग करंट है, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, तो अल्टरनेटली वो पॉजिटिव नेगेटिव होती जाएगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अब भाई साहब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान all possible values of EMF are there present, right? Between 0 to +1, between 0 to +1, ये +1 इधर आ, राइट? फिर इधर नेगेटिव रीजन में भी वैसे छोड़ा 0 to -1, 0 to -1, ये इतने हिस्से में यही रिपीट हो रहा ना इधर, तो all positive values are possible, all negative values are possible। इस तरह से ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ और इससे मिलने वाला अल्टरनेटिंग करंट। इसमें कुछ डाउट कुछ प्रॉब्लम? अब इम्तिहान में पूछने जैसा क्या है, आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, इसमें कौन सी चीज क्या है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसका तसव्वुर करना चाहते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसी बनती, नेगेटिव हाफ साइकिल कैसी बनती, तो हमने एसी जनरेटर आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार देख लीजिए। कॉइल रहता, आजू बाजू मैग्नेट रहते, ये कॉइल ऐसा रोटेट होता, तो आधे रोटेशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती और बचे हुए आधे रोटेशन में नेगेटिव हाफ साइकिल। इस तरह से एक पूरे रोटेशन में एक एसी साइकिल कंप्लीट हुई। वो कॉइल जो है ना पूरा रोटेट होता, समझिए मैंने कॉइल लिया, इसको मैं ऐसा रोटेट कर रहा, तो ये ई के वैल्यूज चेंज हो रहे, देखो ये ऐसा पूरा रोटेट कर दिया, ये हो गया आधा रोटेट, यहां से लेके यहां तक गया तो एक आधा रोटेट हो गया। अब इधर के वैल्यूज मिलेंगे ये वाले, तो ऐसा करके और वापस उसकी जगह पे ला लिया, तो एक रोटेशन कंप्लीट हुई। एक रोटेशन के दौरान पॉजिटिव हाफ साइकिल आधी और आधी नेगेटिव हाफ साइकिल मिलकर एक कंप्लीट साइकिल होती है। कॉइल का एक रोटेशन मतलब एक एसी साइकिल।
ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है? याद रहेगा ये फॉर्मूले सारे? अब ये अल्फा डिपेंड करेगा कि अभी हम सर्किट एनालिसिस करेंगे तो तब हमको ये अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है। अभी फिलहाल हम उसको अल्फा ही बोल, जिसको हम फेज डिफरेंस की स्पेलिंग में FERENCE, डिफरेंस, फेज डिफरेंस। इसका मतलब भी आपको जब ऐसी सर्किट लगाएंगे हम एक्चुअली तो समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोलना चाहे, अल्फा। चलिए, अब बचे हुए वक्त में जो हमारा समय बच गया उसमें मैं आपको दो तरह के वैल्यूज पढ़ाऊंगा। अल्टरनेटिंग करंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती, अभी जस्ट बोला मैंने, वो वैल्यू हो रही बिटवीन बिटवीन प्लस E0 टू माइनस E0, वैल्यू हो रही यहां से लेके यहां, कांस्टेंट नहीं रही। जबकि मेरे हाथ में ये जो घड़ी का सेल है इसके अगर अक्रॉस आप वोल्टेज निकालेंगे तो फिक्स्ड वोल्टेज रहेगा, 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, तो वक्त के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? एसी में क्या होता है, पावर सप्लाई के ये जो दो पॉइंट्स रहते हैं ये अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं पीरियोडिकली वक्त के साथ, और डीसी में दोनों एंड्स फिक्स्ड पोलैरिटी पे रहते हैं, उनकी पोलैरिटीज फिक्स्ड होती है। तो यहां पर आप ये एक बेसिक डिफरेंस फिक्स्ड वर्ड में बोला नहीं तब यहां पर बोल सकता हूं कि पोलैरिटीज आर फिक्स्ड, फिक्स्ड पोलैरिटीज, फिक्स्ड पोलैरिटीज, और यहां पर पीरियोडिकली चेंजिंग पोलैरिटीज, पीरियोडिकली चेंजिंग polarities, polarities। ठीक है, ये एक चीज आपने समझ में आ गई। चलिए, अब जो बचे हुआ समय है अपने लेक्चर का उसमें मैं आपको एवरेज वैल्यूज और आरएमएस वैल्यूज अभी नहीं बता सकूंगा कि बचा हुआ समय है, इसमें सिर्फ मैं आपको एवरेज वैल्यूज बता सकता हूं आज। एवरेज वैल्यूज ऑफ EMF और करंट दोनों के लिए हम इक्वेशन बताएंगे। एवरेज वैल्यूज ऑफ EMF और करंट, एवरेज वैल्यूज सोर्स से करंट में निकाल रहे हैं, डीसी में निकाल रहे हैं या एसी में? एसी में। हमारा चैप्टर कौन सा है? एसी सर्किट्स। एसी की क्या खासियत है? पोलैरिटीज पीरियोडिकली चेंजिंग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल रिपीट होते हैं अल्टरनेटली विद टाइम। अच्छा, अब देखेंगे एवरेज वैल्यूज। अभी मैंने आपको ईएमएफ का इक्वेशन बताया, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, ये वाला इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ का इक्वेशन है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब एवरेज वैल्यू यानी कि क्या? एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ मतलब एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ईएमएफ ड्यूरिंग हाफ साइकिल, ड्यूरिंग हाफ साइकिल। आप बोले सर पूरी साइकिल क्यों नहीं ले रहे? अरे पूरी साइकिल के ओवर अगर लिए तो एवरेज वैल्यू आ जाएंगी 0, क्योंकि जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव है, जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है, तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 0। तो इसलिए पूरी एक साइकिल पे नहीं निकालेंगे, कितनी साइकिल पे निकालेंगे? हाफ साइकिल। राइट, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन पहले। एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, देखिए एवरेज ऑफ all the values of
EMF, all the values of EMF in a half cycle, in a half cycle is called average or mean value of EMF. Average or mean value of EMF. उसी तरह एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या रहेगा? एवरेज ऑफ, लिख लीजिए वो भी, एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ करंट in half cycle is called average or mean value of current. Average or mean value of current. Mean value of current. देखिए अब इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे, मुख्तसर सा इक्वेशन है, 2-3 स्टेप का है, खत्म हो जाएगा अभी जस्ट। तो अब आपने बोलना इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय, लिखिए डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है 2 मार्क्स का। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग लर्न कर लीजिए आप लोग। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ is given by ये पहला फॉर्मूला लिखिए, E is equal to E0 sin omega t, E is equal to E0 sin omega t। इस इक्वेशन को अच्छी तरह याद कर लीजिए आप लोग। ये जो इक्वेशन है इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए आप प्लीज। ये आपका जो इक्वेशन है ये वाला, ठीक है। इसमें याद है आपको E0 क्या है? E0 पीक वैल्यू, साइन ओमेगा टी फेज, उसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इंस्टेंटेनियस टाइम। फटाफट बोलती जाइए आप लोग, बहुत कम समय लगेगा आपके इम्तिहानों के लिए। आपने यहाँ बैठे बैठे ये चैप्टर मेरे साथ कर लेना, जितने भी दिन में होगा उतने दिन, ठीक है, समझ रहे हैं? ओके चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालने जाऊं तो एवरेज वैल्यू में मैं पहले ही बोलता रहा E0 की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, फिर बुट्टा वैल्यू किसकी चेंज हो रही, तो ये साइन ओमेगा टी की ही वैल्यू चेंज हो रही, इसकी ही वैल्यू चेंज होगी। इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो तो आपको ई की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो उसको कैसा लिखते हैं? EAV मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। चाहो तो जी भी लगा दो बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। EAVG मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू E0 चेंज होने वाला क्या? नहीं, तो फिर चेंज होने वाला रह रहा कौन? ये साइन ओमेगा। तो इसके एवरेज वैल्यू, अब मैथमेटिक्स में एवरेज वैल्यू ऐसा लिखते, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी। आपको याद है ये सिंबल एवरेज वैल्यू बोलते हैं, जैसा दो उसमें लिखा एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी। अब आसानी के लिए साइन ओमेगा टी को मैं ओमेगा टी को थीटा बोल दूंगा, ओमेगा टी को मैं क्या बोल देता हूं? थीटा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये ओमेगा टी को मैं बोल रहा थीटा।
तो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका ये है मैथ्स की लैंग्वेज में कि आप इंटीग्रेशन लो इसका ओवर हाफ साइकिल लेना है। हाफ साइकिल मतलब हाफ साइकिल कहां कंप्लीट हो रही देख लो एक बार आप। सुन, हाफ साइकिल कहां कंप्लीट हो रही? पाई पे, यानी बिटवीन 0 टू पाई। इंटीग्रेशन कहां से कहां लेंगे? 0 टू पाई, क्योंकि ये हाफ साइकिल लेना है। अभी हमने डेफिनेशन में लिखे एवरेज वैल्यूज ऑफ ऑल एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ईएमएफ इन हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में ओमेगा टी कहां से कहां चेंज हो रहा? 0 टू पाई। इसलिए आप इंटीग्रेशन जब लोगे, यहां पर इंटीग्रेशन आप लोगे तो वो रहेगा 0 टू पाई। किसका? तो साइन थीटा डी थीटा का ओवर हाफ साइकिल। तो ये रहेगा बीच डिवाइडेड बाय 0 टू पाई ऑफ डी थीटा। इस तरह से एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। ये मैथ्स में होगा, पढ़ लेना। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जा सकता इधर, आपने पढ़ लेना उसको। ये फॉर्मूला एवरेज निकालने, ठीक है? अच्छा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा मैथ्स है ना सबका? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और अभी लिमिट नहीं रखे हैं तो 0 टू पाई रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा थीटा। लिमिट क्या है? 0 टू पाई, लिमिट है 0 टू पाई। ये इंटीग्रेशन हो गया तो मैंने चौकोन कर दिया इसको। अभी लिमिट नहीं रखा तो इसलिए 0 टू पाई 0 टू पाई, ठीक है? नाउ दिस एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, अगर आप इन सब का कैलकुलेशन कर लोगे तो ये आएगा 2 बाय पाई। अगर आप लिमिट रख दोगे, लिमिट अगर आप रख दोगे, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा पाई। पाई की तो वैल्यू आपको मालूम है 3.142, तो 2 अपॉन 3.142 और इसका डिवीजन कर लो तो इसका डिवीजन आता 0.637। 0.637 लिख लीजिए, मेरे पर विश्वास कर लीजिए। ये इतना आता, ये घर पे जाके देख लेना ये 2 कैसा आता। ये अपर वैल्यू और माइनस लोअर वैल्यू डाल के देख लेना, आ जाएगी। तो फाइनली फिर ई एवरेज की वैल्यू क्या आई? तो ई एवरेज इज इक्वल टू, हमने ये एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी निकाले तो क्या आया? 0.637। और E0 को E0 ही रहने देंगे तो E0 इंटू 0.637। ये भाई साहब आ गया आपका फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है यहां पर। ये फॉर्मूला है, तो ई एवरेज इज इक्वल टू E0 इंटू 0.637। और करंट के लिए, करंट के लिए यही इक्वेशन करंट के लिए हो जाएगा, यही इक्वेशन करंट के लिए हो जाएगा आई एवरेज, IAVG सेम वही रहेगा, सिर्फ E0 की जगह I0 इंटू 0.637, राइट? देख लीजिए फिर ये दो फॉर्मूलेस हमने एवरेज वैल्यू के निकाल लिए। एवरेज वैल्यू के हमने ये फॉर्मूलेस निकाल। अब कल के लेक्चर में आरएमएस वैल्यूज निकालेंगे। तो ये यहां पर खत्म हुआ, इंशाल्लाह हम कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार स्लाइड्स देख लीजिए पहले से। यहां से हमने चैप्टर 13 शुरू किया हुआ है, एसी सर्किट नाम है उसका, चैप्टर 13 सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखें, डीसी, एसी,
फिर पोलैरिटीज देखे, दोनों को कंपेयर करें, कि कौन सी चीजें एसी पे काम करती है, कौन सी चीजें डीसी पे काम करती है। घर पे तो एसी आ रहा लेकिन डीसी वाले कंपोनेंट है, तो फिर क्या यूज किया जाता है, रेक्टिफायर। इंशाल्लाह रेक्टिफायर हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर कैसा बनाने का। उसके बाद फिर हमने देखा कि हम ये 3 कंपोनेंट्स को लेके एसी को लगाएंगे और करंट का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ये हमारी पहली स्लाइड थी। फिर ये दूसरी स्लाइड में मैंने एसी जनरेटर जो ईएमएफ जनरेट करता उसका इक्वेशन बताया आपको, उसके अंदर के जो टर्म्स है उसका मीनिंग समझाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ किया, ईएमएफ कैसा टाइम के साथ वेरी हो रहा। फिर आखिर में हमने एवरेज वैल्यूज ऑफ ईएमएफ और करंट के फॉर्मूले को डिराइव किया। इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे।